एक तो डेमोक्रेसी की हत्या जहां भी होती है, वहां पर जनता के अंदर आक्रोश बढ़ता जाता है और वो अलग-अलग तरह से फट के निकलता है। 10 सालों में ये लगातार देखा है कि जुडिशरी कुछ भी कहे, पर नाला वहीं बह रहा है और इसकी पूरी कोशिश है कि पर नाले को वहीं बहते रहने दिया जाए। कि आज भी ऐसा बयान देने वाले तो कम से कम मौजूद हैं। ऐसा फैसला सुनाने वाले तो कम से कम मौजूद हैं, जो उन लोगों से जो संविधान को रौंदने में लगे हुए हैं, उन लोगों से टक्कर ले सकें। ये हमारे देश की अभी तक खुशकिस्मती है कि इस तरह का बयान दिया गया। शायद ऑस्ट्रेलिया का वाकया है कि और सरकारें कानून बनाती रही हैं, मैं कानून रोज एक खत्म करने में यकीन रखता हूं। ये एक धमकी थी जिसके ऊपर बहुत सारी सरकारें बीजेपी के अमल कर रही हैं। ट्रोल आर्मी है आरएसएस की, उसने हजारों मैसेजेस डालने शुरू कर दिए होते। मुझे नहीं मालूम कि अभी उन्होंने शुरू किया है चीफ जस्टिस के खिलाफ या नहीं किया है, लेकिन ये हो सकता है कि वो उन तक खबर पहुंची हो, क्योंकि ये तो एक बॉम्ब शेल की तरह से गिरा होगा उनके ऊपर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर जाकर के ये बात कह रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जब झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चला तो किस तरह एक बच्ची अपनी किताबें लेकर के बचा के भागती हुई जा रही थी। लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसी वक्त हमारे ही एक राज्य में, इसी देश के एक राज्य में बुलडोजर घरों पे चल रहा है। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। सरकार और सत्ता के इर्द गिर्द ताकत का एक रौब है। ताकत अगर आपके हाथ पे है तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे। कानून, संविधान और उससे बचने के रास्ते आपके पास आ जाएंगे क्योंकि आप सरकार हैं। ये मानते हुए कि आप जो कर रहे हैं एक बड़ी विचारधारा से जुड़े हुए अगर आप हैं और आप बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, तो फिर आप चलाइए बुलडोजर, आपके नारे लगेंगे। लेकिन संविधान क्या कहता है? कानून क्या कहता है? कानून कहता है वही जो आज सीजीआई ने कह दिया। सीजीआई ने कह दिया कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता और बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी से ही रिकवरी की जाएगी अगर जो तमाम गाइडलाइन हैं, 15 चीजें हैं और उस गाइडलाइन के इर्द गिर्द अगर उसे माना नहीं गया तो फिर रिकवरी होगी। तो कितनी होगी रिकवरी और कब होगी रिकवरी? क्योंकि तमाम तर सीजीआई टिप्पणी तो बहुत सख्त करते हैं। तमाम मुकदमों में जब लिखने की बारी आती है, इबारत को दर्ज करने की बारी आती है, तो वो एक बीच का रास्ता लेकर निकल जाते हैं। हमारे साथ गौहर रजा साहब हैं, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। गौहर साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। गौहर साहब, मौजूदा सीजीआई ने जो बयान दिया है बुलडोजर को लेकर और खासतौर पर मॉरिशस पे जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि सरकार, जज, जल्लाद और जूरी एक साथ नहीं हो सकती। किस तरह से देखे, क्या वो पूरी व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं? न्यायिक व्यवस्था और जो सत्ता की व्यवस्था है उसका ताना बाना पिछले 10 सालों में जिस तरह से बना या बिगड़ा है, उस पर पूरी तरह से उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। उनका जो भी वक्तव्य है वो एक तो मॉरिशस में दिया है उन्होंने, ये आपके दर्शकों जी। को जानना जरूरी है। हमारे देश के अंदर नहीं दिया है इस बार। इसके बावजूद कि जो फैसला सुनाया गया था बुलडोजर के खिलाफ, वो हमारे देश के अंदर ही दिया गया था और उसमें भी बहुत सख्त बात कही गई थी। लेकिन उन्होंने और भी बातें कही हैं, जिसमें एक बात ये कही है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऑपरेट्स अंडर द लॉ, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी हमारा जो न्याय प्रणाली है वो न्याय रूल के हिसाब से होता है, लॉ के हिसाब से होता है। एक और बात कही है उन्होंने कि इट इज अ मॉरल एंड सोशल फॉर्म ऑफ वर्क, तो नॉट मेयरली रूल, यानी लिखा हुआ जो कुछ है वो खाली नहीं है, बल्कि उसमें मॉरल शामिल है और सोशल कंडीशंस जो हैं वो भी
शामिल हैं। यानी हमको सामाजिक रूप से भी देखना है समाज को कि वो कैसे एक बेहतर समाज बन सकता है, और एक मॉरल लेवल पर भी देखना है। तो हमारा लॉ जो है उसके बारे में बेहद अच्छी बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे बहुत सारा क्रेडिट दिया गया बुलडोजर के खिलाफ जो लिखा गया फैसला, लेकिन मेरे साथियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने वो फैसला लिखा है। तो उनकी पोजीशन बड़ी साफ है। उनकी अपनी पोजीशन ये कह रही है कि वो इस कंट्री में, इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, संविधान के हिसाब से समाज को चलना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। और ये वो मॉरिशस जाके कह रहे हैं। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। एक दूर देश में हैं जहां आसपास के देशों में रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक हिंदुस्तान की वो इमेज वहां दे रहे हैं, लेकिन वहां साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर के खिलाफ जो फैसला लिया गया वो एक सख्त फैसला था और वो जरूरी फैसला था। लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसी वक्त हमारे ही एक राज्य में, इसी देश के एक राज्य में बुलडोजर घरों पे चल रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, घर वाले सड़क के ऊपर हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं कि वो किस तरह से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं उन लोगों से कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दो। हमने ये भी देखा है कि जब झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चला तो किस तरह एक बच्ची अपनी किताबें लेकर के बचा के भागती हुई जा रही थी, और वो जाहिर है कि बेहद सहमी हुई बच्ची थी, लेकिन उस डर के बावजूद उस बच्ची ने इस देश का मान रख लिया कि यहाँ की आने वाली जनरेशन कम से कम बुलडोजर से शिक्षा को तो बताना ही चाहती। पर मेरा ख्याल ये है कि बुलडोजर तो शिक्षा पे भी चल रहा है और बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन हम इस बुलडोजर की बात कर रहे हैं जिस बुलडोजर की के बारे में उन्होंने कहा है। शिक्षा पर या यूनिवर्सिटीज के ऊपर या उसके करिकुलम के ऊपर वाले बुलडोजर की बात कभी और कर सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब आरएसएस ने सत्ता संभाली, और मैं बीजेपी और आरएसएस को बार बार कहता हूं कि अलग नहीं मानता, तब हमें ये मालूम होना चाहिए था कि वो पिछले 100 साल से ये कहते आए थे कि हमें ये संविधान मान्य नहीं है, हमें ये झंडा मान्य नहीं है। आजादी के बाद उनकी ये पोजीशन थी, लेकिन आजादी से पहले भी वो जो ख्वाब देख रहे थे वो एक ऐसे ही हिंदुस्तान का देख रहे थे जो आज हमारे सामने वो पेश कर रहे हैं। अक्सर ऐसा लगता है मिर्जा साहब, ये बात बार बार हमें दोहरानी चाहिए, और ये हमको हिस्ट्री बताती है, ये हमको इस देश का इतिहास नहीं, दुनिया में जहां भी फैशिज्म आया है उसका इतिहास बताता है कि पहला हमला बुद्धिजीवियों के ऊपर होता है, लेकिन वो हमला हमेशा ही किसी न किसी इंटरनल यानी देश के अंदर के दुश्मन के खिलाफ उसके पर्दे में किया जाता है। तो एक दुश्मन पैदा किया जाता है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारा देश हो या श्रीलंका हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका कोई धर्म से ताल्लुक नहीं। अगर आप श्रीलंका और म्यांमार को इंक्लूड कर लें तो कौन सा धर्म फैशिज्म, कौन से धर्म के पर्दे में फैशिज्म आएगा, इसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है। बहरहाल वो अलग बहस है। दूसरा हमला होता है और वो लगातार होता है अल्पसंख्यकों के ऊपर जिनको पर्दा बनाया जाता है। पर ये हमला हमेशा हमें याद रखना चाहिए, और इसीलिए मैं इतिहास की बात कर रहा हूं कि ये हमला एक सीढ़ी की तरह से होता है।
फैशिज्म कमजोर होता है शुरुआत के पीरियड में, इसलिए वो एक कमजोर दुश्मन तलाश करता है। पाकिस्तान में हिंदू शुरू में तलाश किए गए, जब वो और स्ट्रांग हो गया तो उन्होंने कादियानी तलाश किए, फिर वो और स्ट्रांग हो गए तो उन्होंने शिया तलाश किए, और जब वो और स्ट्रांग हो गए तो सुन्नियों का भी एक धड़ा, जिसे बरेलवी कहा जाता है, वो भी उसमें शामिल हो गया। हमारे यहाँ लगातार मुसलमानों के खिलाफ बहुत जोरों में प्रचार किया जा रहा है, रोज नए तरह का जिहाद पैदा कर दिया जाता है, जो भी कुछ हो उसको जिहाद का नाम दे दिया जाता है। ऐसे हालात में ये समझना, ये सोचना कि कोई सेफ है, कोई नागरिक ऐसे हालात में सेफ है, ये सोचना इसलिए कि हमला अभी दूसरों के ऊपर है, ये सबसे बड़ी भूल होती है किसी भी देश के अंदर, और इस भूल की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें मालूम है जर्मनी में किस तरह से लोगों ने, आम शहरियों ने, सिर्फ ज्यूज ने नहीं, किस तरह से लोगों ने उसकी कीमत चुकाई, सिर्फ अपने मुल्क के नहीं, बाहरी मुल्क के भी। तो जब बुलडोजर जस्टिस को हम ये मान लें कि वो मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए की जा रही है, तो फिर हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये नॉर्मलाइज तो हो जाएगा मुसलमानों के घरों के ऊपर या क्रिश्चियंस के घरों के ऊपर या दलित बस्तियों के ऊपर चला करके, और मिडिल क्लास ये सोचती रहेगी कि हम सेफ हैं अपने घरों के अंदर। ऐसा होता नहीं, कोई सेफ नहीं रहता समाज के अंदर। ये समझना बहुत जरूरी है कि फैशिज्म को अगर रोकना है, इस नफरत के चक्र को अगर रोकना है, तो अभी रोकना होगा। और इसमें मैं वेलकम किए बिना तो रह ही नहीं सकता। जो चीफ जस्टिस ने कहा है उसको हमें बहुत वेलकम करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, चाहे मॉरिशस में ही कही, चाहे उन्होंने नाम नहीं लिया उन सरकारों का जिन सरकारों ने बुलडोजर जस्टिस के नाम के ऊपर ढिंढोरा पीटा, और बहुत फख्र के साथ ये बात कही कि हम एनकाउंटर करते हैं, बड़े फख्र के साथ ये बात कही कि हम घर गिराते हैं, हम फौरन फैसला कर देते हैं। ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये जो आम बात बन जाती है जब समाज के अंदर, तब फिर जुडिशियरी भी हेल्पलेस होती है। और इसमें आखिरी बात मैं जो जोड़ना चाहता हूं और आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इन दोनों का अनहोली अलायंस नहीं होता, तब तक ये व्यवस्था चल ही नहीं सकती। और ये अनहोली अलायंस हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम है कि वो न्यायालय के साथ मिल करके देश को संविधान के आधार के ऊपर चलाए, वो जब कोलैबोरेट करने लगता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ या किसी एक खास पॉलिटिकल फोर्स के साथ, तब देश में ऐसी व्यवस्था पैदा होती है। चीफ मिनिस्टर खुद नहीं चला रहे हैं, हमें ये मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे बुलडोजर की। बुलडोजर चलाने वाला कोई डीएम होता है, कोई एसपी होता है, उसके चार्ज में होता है। और जब यहां करप्ट हो जाती है सोसाइटी, जब यहां दीमक लग जाती है सोसाइटी को, और अक्सर ये दो तरह से लगती है, एक तो ये है कि वो खुद ही कम्युनल हो जाएं, यानी तंत्र ही कम्युनल हो जाए, तंत्र ही फैशिस्ट हो जाए, और दूसरे ये कि सिर्फ अपने ऊपर के अफसरों को खुश रखने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो फिर जुडिशियरी उस समाज के अंदर इररिलेवेंट हो जाती है। हमें मालूम है कि जी
इस तरह से नेतन्याहू ने वहां की जुडिशरी को बिल्कुल इररिलेवेंट कर दिया। वरना वहां की जुडिशरी के साथ जो टकराव हुआ था इस युद्ध से पहले, उसमें नेतन्याहू लगभग बाहर कर दिए गए थे। लेकिन जाहिर है कि वो जीत गए, जुडिशरी इररिलेवेंट हो गई और फिर जो वो कुछ कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने है। ये खतरा है हमारे देश के सामने कि एक फैशिस्ट रेजिम फिर दोनों का इस्तेमाल करती है। एक तरफ वो जुडिशरी को इररिलेवेंट कर देती है, मीडिया का और तंत्र का इस्तेमाल करती है, और तंत्र उसके आगे नतमस्तक होता है, उसके पैर छूता है और जो वो चाहती है फिर मनमानी चीजें करती है। गौर साहब, एक सवाल ये कि मॉरिशस में अगर सीजीआई बयान दें बुलडोजर को लेकर और एक तरह से आलोचना करें उन सरकारों की बिना नाम लिए जो देश में, भारत में किसी न किसी राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं या सरकार चला रही है, अब क्या आरोप लगने लगेंगे सीजीआई पे कि इन्होंने देश को बदनाम कर दिया विदेश में जाकर? क्योंकि आमतौर पर सच्चाई अगर देश के बाहर कह दी जाए विपक्ष के किसी नेता के जरिए किसी कॉन्क्लेव में या किसी सेमिनार में जाके, तो सीधे तौर पर देशद्रोही होने का ठप्पा लग जाता है। और अगर सीजीआई इस देश का किसी दूसरे देश में जाकर उस हकीकत को बयां कर दे, तो फिर क्या ये एक तरह से मोहर लग जाती है उन बयानों पर भी कि भाई अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो और देश के बाहर जाकर किसी सेमिनार को आप में जाकर बोल रहे हैं तो आपको सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप कुछ कह रहे हैं जो सच है तो फिर इससे आप पर देशद्रोही होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सीजीआई का बयान साफ तौर पे ये बता रहा है कि वो मॉरिशस में भी वही कह रहे हैं जो इस देश का संविधान भारत के अंदर कहता है। ये मैं समझता हूं कि सीजीआई की बहुत हिम्मत वाली बात थी कि वो देश के बाहर जाकर के उन्होंने कहा कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संविधान के खिलाफ है और हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। पर जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान हों या क्रिश्चियंस हों, इनको सिर्फ सीढ़ी की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सारे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है अगर वो कोई इस तरह की बात करें। तो अगर मैं जाता या आप जाते या कोई भी इंटेलेक्चुअल होता तो अब तक शायद जो ट्रोल आर्मी है आरएसएस की, उसने हजारों मैसेजेस डालने शुरू कर दिए होते। मुझे नहीं मालूम कि अभी उन्होंने शुरू किया है चीफ जस्टिस के खिलाफ या नहीं किया है, लेकिन ये हो सकता है कि वो उन तक खबर पहुंची हो, क्योंकि ये तो एक बॉम्ब शेल की तरह से गिरा होगा उनके ऊपर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाहर जाकर के ये बात कह रहे हैं, और वो ट्रोल आर्मी फिर एक्टिव हो जाए पूरी तरह से और एक इतना शोर मचाए कि बाकी आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो सारे सहम जाएं। ये उनका मकसद होता है, बेसिकली उनका मकसद ही यही होता है कि आप इतना सहमा दीजिए लोगों को कि औरों की हिम्मत ना पड़े। लेकिन ये हो सकता है कि आरएसएस कंट्रोल करके रखे चीफ जस्टिस हैं, और अगर चीफ जस्टिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया ट्रोल आर्मी के ऊपर तो एक बड़ा बखेड़ा और खड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस को ना कहें। लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है। इसलिए गंभीर सवाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली स्पीच जो अमेरिका में जाके दी, वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने कहा कि देश में कोई भी वक्त के ऊपर दफ्तर नहीं आया करता था, मैंने दफ्तर में वक्त पे लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। देश गंदा था, मैंने सफाई शुरू करवाई। तो क्या वो देश की अच्छाइयां कर रहे थे? उन्होंने तो यहां तक कहा कि लोग पहले सोचते थे कि किस देश में पैदा हो गए, और ये बात उन्होंने शायद, अगर मुझे सही याद है, तो कोरिया में कहा था, बदकिस्मती से इस देश में पैदा हो गए। तो उन्होंने तो कहीं ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कोई भी भारतवासी जाता है
वो संभल के बोलता है बाहर। उन्होंने तो पूरे देश के बारे में कहा था और देश को रिप्रेजेंट करते हुए कहा था। जब वो प्रधानमंत्री हैं उस कुर्सी पर बैठकर कहा था, लेकिन ट्रोल आर्मी ने कभी यह सवाल नहीं उठाया। कभी ये सवाल नहीं उठाए कि उन्होंने जापान के अंदर किस तरह से मजाक उड़ाया था इस देश की जनता का कि लोगों के घर में शादी है और पैसे नहीं है। तो उन्होंने बदनाम करने से कुछ में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने ये भी बात कही थी जो हमें समझनी चाहिए, जिस पर गौर करना चाहिए। शायद ऑस्ट्रेलिया का वाकया है कि और सरकारें कानून बनाती रही हैं, मैं कानून रोज एक खत्म करने में यकीन रखता हूं। ये एक धमकी थी जिसके ऊपर बहुत सारी सरकारें बीजेपी के अमल कर रही हैं। इन चीजों को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच जो बाहर दी जाती है वो कई स्टेजेस से पास होके तैयार होती है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बोल दे कि इस देश में बदकिस्मती है, लोग समझते हैं कि बदकिस्मती से पैदा हो गए, या मैं रोज एक कानून खत्म करने में यकीन करता हूं। ये सारी सोची समझी चीजें होती हैं और इसलिए ये बहुत खतरनाक बात है। मैं समझता हूं ट्रोल आर्मी अगर खड़ी होती है तो जाहिर है कि वो यही कहेगी कि ये एंटी नेशनल हरकत है। और क्या कह सकते हैं, और कहने के लिए उनके पास है भी क्या। पर ये वो गौर साहब जी, गौर साहब एक सवाल जी बताइए। जी, एक सवाल यहाँ पर ये कि जिस तरह से सीजीआई का ये मॉरिशस का बयान है, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने बयान दिया होगा, बहुत सोच समझ के दिया होगा, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि हालात ये हैं कि इस देश के कानून मंत्री भी सीधे जुडिशरी को डिक्टेट कर रहे थे कई मामलों में कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, टकराव की स्थिति बन जाएगी। क्या ये बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं हो जाएगी मौजूदा सीजीआई से? हम एक तरह से उनके कंधे पर वजन ज्यादा तो नहीं डाल दे रहे इस उम्मीद के साथ? देखिए कि बहादुरी का काम तो आपने किया है, लेकिन तमाम चीजें हो रही हैं, तो उम्मीद आपसे ज्यादा है कि आप इसे रोकें, क्योंकि आपने इसको देश के बाहर जाकर इन हालात पर बयान दिया है। तो क्या ये उम्मीद बढ़ाने वाला बयान है हम लोगों का? और अगर हम उम्मीद बांधें तो क्या ज्यादती कर रहे हैं हम सीजीआई के साथ? क्योंकि हमने देखा इससे पहले के कई पिछले लास्ट 2 सीजीआई को अगर हम देखें, 2 या 3 सीजीआई को अगर हम देखें, उम्मीदें बंधी लेकिन उम्मीदें भरभरा के टूटी भी, और यकायक जब टूटी तो लगा कि हम तो कुछ और समझ रहे थे, पर्दे के पीछे तो हालात कुछ और थे। आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं और इसका ताल्लुक उसी बात से है जो मैं कह रहा था कि जब सीजीआई भी कानून पास ही कर सकते हैं, फैसला सुना ही सकते हैं, किसी डीएम को, किसी मंत्री को, किसी चीफ मिनिस्टर को वो कोर्ट में बुला सकते हैं, ये उनका हक है। लेकिन अगर ये हो जाए देश के हालात कि उनकी बात ही मानने वाला कोई ना हो, तब फिर क्या होगा? और दूसरे देशों में ऐसा हुआ है जैसा मैं कह रहा हूं। तो हमें जुडिशरी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जुडिशरी में बड़ी खुशकिस्मती है कि आज भी ऐसा बयान देने वाले तो कम से कम मौजूद हैं, ऐसा फैसला सुनाने वाले तो कम से कम मौजूद हैं जो उन लोगों से जो संविधान को रौंदने में लगे हुए हैं, उन लोगों से टक्कर ले सकें। ये हमारे देश की अभी तक खुशकिस्मती है कि इस तरह का बयान दिया गया, और वो भी चीफ जस्टिस की तरफ से। कल शायद ऐसी स्थिति ना रहे। आप जो बात कह रहे हैं कि हमें हमारे दिल टूटे और उम्मीदें भरभरा के नीचे आ गईं और कॉम्प्रोमाइज किस तरह से किया, किसी ने किसी पोस्ट के लिए, किसी ने किसी पोस्ट के लिए, ये भी हो रहा है एक तरफ।
पर यह भी हो रहा है कि उस गद्दी के ऊपर बैठ करके बयान और कुछ बेहतर फैसले जिनसे उम्मीद बनती है वो दिए जा रहे हैं। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जिसका खतरा पूरे मुल्क के ऊपर मंडरा रहा है। कल को अगर सरकार में बैठे हुए लोग और तंत्र जुडिशरी को मानने से ही इनकार कर दे, वो ये सोच ले आपके और मेरी तरह से कि ये लोग जो हैं, जो ये बकते रहते हैं, ये लिखते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही अगर वो जुडिशरी के साथ कल को करने लगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा जब फैसला लिखा जाए और फैसले के ऊपर अमल ही ना हो। ये हमें इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब चीफ जस्टिस ये वक्तव्य दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, उसी वक्त बुलडोजर चलाए जा रहे हैं इस देश के अंदर और उनके ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है। जो भी हुआ, दंगा हुआ, फसाद हुआ, जो भी हुआ, पहले भी हमने डील किया है इन चीजों को। हमने तो सन 47 से को भुगता है। आज ये नया तरीका कौन सा निकाला गया है जो लॉ के, रूल के, किसी भी मोरालिटी के, किसी भी सभ्य बात के खिलाफ है? ये कौन सा तरीका है? और इस तरीके से को अगर आम कर दिया गया तो फिर देश का कोई नागरिक सुरक्षित नहीं। जिनके हाथ में पावर होगी बस वही सुरक्षित होंगे और जैसे ही उनके हाथ से पावर चली जाएगी वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। गौर साहब, सवाल एक ये भी है कि हमने देखा लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और चुनाव निष्पक्ष तौर पे हो ये भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है और यही शुरुआत है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में एक भरोसा आम जनता का बढ़ता है। लेकिन हमने देखा कि कैसे चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, अनिल मसीह का नाम आया, लोकतंत्र का हत्यारा और तमाम तरह की सख्त टिप्पणियां। नतीजा ये कि सजा के नाम पर कुछ नहीं हुआ अनिल मसीह के साथ। महाराष्ट्र में सरकार तख्ता पलट करवा दी गई। कोर्ट कहने लगा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो हम आपको बहाल कर देते, लेकिन वो असंवैधानिक सरकार, उसे नहीं गिराया गया या उसे ये नहीं कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। वहां पर तमाम चीजें जस की तस चलने दी गई, टिप्पणियां बहुत सख्त हो गई। तो ये भरोसा कैसे लोग बहाल कर सके या उम्मीद कैसे जताएं, लगाएं, या फिर वो जो खतरा जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो लगभग हमारे दरवाजों पर पहुंच गया है, जुडिशरी के किसी चौखट पर खड़ा है और वो डर है अंदर चौखट के दूसरी तरफ बैठे लोगों को कि बस बाहर जो खड़ा है उसे हम जितना टाल सके टाल लें, क्योंकि वक्त कम है, इसलिए जैसा हो रहा है आप बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। आप सही कह रहे हैं कि हमने अभी हाल ही में, यानी पिछले 10 सालों में ये लगातार देखा है कि जुडिशरी कुछ भी कहे, परनाला वहीं बह रहा है और इसकी पूरी कोशिश है कि परनाले को वहीं बहते रहने दिया जाए। ये देश के लिए दो तरह से खतरनाक है। एक तो डेमोक्रेसी की हत्या जहां भी होती है वहां पर जनता के अंदर आक्रोश बढ़ता जाता है और वो अलग अलग तरह से फट के निकलता है, कभी कभी एक साथ निकलता है। और दूसरा खतरा सबसे बड़ा होता है कि समाज का एक हिस्सा फिर से कहने लगे, क्योंकि हम राज्यों में बटे हुए थे, एक मुल्क तो थे नहीं। हमें मालूम है कि 500 से ज्यादा रजवाड़े थे और सारे रजवाड़े ये चाहते थे कि वो अपने को एक इंडिपेंडेंट मुल्क कह दें। उसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं था, सभी यही चाह रहे थे कि अपने को एक मुल्क डिक्लेयर कर दें। बड़ी मुश्किल से बना है, इकट्ठा हुआ है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, अगर मैं वो
साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल करूं, वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो दूसरा खतरा हमेशा होता है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं वो अपना काम शुरू कर दें, और फिर जो हमारा कैरेक्टर है इस देश का, कि एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते के तार टूटने लगे। ये दो खतरे बड़े खतरे होते हैं किसी भी समाज के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे इस देश की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ टक्कर ली। वक्त लगा, लेकिन उनको ये देश छोड़ना पड़ा। ये बात अलग है कि उस वक्त की लीडरशिप बहुत अलग थी, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में नई जनरेशन नई लीडरशिप पैदा करे जो रेजिस्ट करे। हमने ये देखा कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इंदिरा नहीं तो कौन, उन्हें किस तरह से सबक सिखाया। और बहुत जल्दी जब हाथ से निकलने लगी जनता पार्टी की सरकार, तो जनता पार्टी की सरकार को भी उतना ही सख्त सबक सिखाया इस देश की अनपढ़, जाहिल, आप जो नाम देना चाहें, और मिडिल क्लास तो नए नए नाम उनके लिए रखती ही रहती है, गंवार वगैरह वगैरह इस्तेमाल करती है। इसी जनता ने सबक सिखाया है। मुझे उम्मीद है इस जनता में, मुझे उम्मीद है उस नौजवान में जो इस वक्त ये चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, ये नहीं चाहता कि नफरत और बंटवारे की बात लगातार उसके कानों में डाली जाती रहे और वो अपने बेहतर भविष्य की कल्पना भी ना कर पाए। मुझे उम्मीद है उन लोगों कि वो भी जुडिशरी के साथ खड़े होंगे, और कल को मीडिया भी उनके साथ खड़ा होगा, और फिर इस तरह की ताकतों को एक सबक सिखाया जाएगा। पर खतरे कम नहीं, खतरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया गौर साहब, बोलते हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया मिर्जा साहब।